हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में डायनेमिक्स के पिछले लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें मैंने 2 थ्योरम करवाई थी, मतलब वो टॉपिक ही थे एक तरह से, और एक एग्जाम्पल करवाया था। तो आज मैं उससे आगे करवाने जा रहा हूँ। 10.3 थ्योरम है, वो मैं बता रहा हूँ। वो ये है, टू एस्टाब्लिश द इक्वलेंस ऑफ केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें इक्वलेंस बतानी है किस किस के बीच में, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में। मतलब अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर चलें तो उससे हम केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन फाइंड कर सकते हैं एंड अगर न्यूटन केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन लेकर चलें तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में क्या बताया था, उसके 3 लॉज बताए थे मैंने। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ था वो ये था कि जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन रहेगी। ठीक है, और जो भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, फर्स्ट ये था केपलर लॉ का, केपलर लॉ फर्स्ट ये था। सेकंड लॉ क्या था केपलर का, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जो भी सन से प्लैनेट का रेडियस वेक्टर ड्रा किया गया वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। ठीक है, थर्ड मैंने ये बताया था कि जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो टाइम लगा, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज़ प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद बारी आई थी किसकी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैंने बताई थी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने ये बात की थी कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये मैंने सारी बातें उसके अंदर बताई थी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, थ्योरम टॉपिक 10.3 के अंदर हम सबसे पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर चलेंगे और प्रूव ये करेंगे कि केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के तीनों लॉज इससे होल्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और केपलर्स के तीनों लॉ को हम इसके अंदर प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये लेट कर लूँ कि सन कोई भी फिक्स पार्टिकल है स्पेस में और उसको एज ए ओरिजिन लेकर चलें, और कोई भी प्लैनेट है जो पी पॉइंट पे है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, और हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब उसका थीटा एंगल बन रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है बाय हम ये कहेंगे बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे तो हम फोर्स क्या कहते थे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फोर्स पर यूनिट मास की तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग कैपिटल एफ अगर एक्सेलरेशन लेट कर लें तो वो क्या हो जाएगा, म्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इसको ये मान के चलो ये फोर्स पर यूनिट मास है तो वो सिर्फ किसके रह जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये वैल्यू रह जाएगी। तो इसको हम लेकर चल रहे हैं, ये इसी वजह से क्यों लेके चला, ये लॉ ऑफ फोर्स लेकर चल रहे हैं। लॉ ऑफ फोर्स का हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले चैप्टर में काफ़ी बार यूज़ की है हमने, किसकी, सेंट्रल ऑर्बिट की।
ठीक है। तो डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू विच इज़ इक्वल टू क्या लिखते थे हम, एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ़ की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और ध्यान होगा आर को हम 1/u लिखते थे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस में यू विच इज़ इक्वल टू, अगर आर की जगह 1/u पुट किया जाए तो ये हो जाएगा म्यू यू स्केयर। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू यू स्केयर डिवाइड बाई एच स्केयर यू स्केयर। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या रही नेक्स्ट स्टेप में, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो आप सभी ये बात जानते हो, म्यू अपॉन एच स्केयर एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस मतलब कंडीशन को सही ढंग से लिखने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो कुछ गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं एक ये मान के चलो इक्वालिटी लाने के लिए मैं ऐसा कांस्टेंट इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर इसका डेरिवेटिव कर भी दिया जाए तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी ये तो, और उसके बाद रिज़ल्ट यही बनेगा। सिर्फ मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को सेम दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, ऐसा इस वजह से लिखा कि अगर ब्रैकेट सेम हो जाएगी तो मैं पुट कर पाऊँगा x को, x पुट कर दूँगा u माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर को। ठीक है, जिससे इक्वेशन ईज़िली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, डी स्केयर एक्स अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना x क्या है यहाँ पे, यहाँ u माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, डी स्केयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू होगी प्लस माइनस आइटा। ठीक है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे हम इसको ऐसा लिखते होते हैं a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ये मतलब इसके बाद ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर इसको फर्दर सोल्व कर देना तो पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम a को पुट कर सकते हैं r कोस थीटा, b को पुट कर सकते हैं r साइन थीटा। तो वैल्यू जो है वो इस तरीके से भी कन्वर्ट की जा सकती है कि x जो है कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कांस्टेंट का नेम बदल देता हूँ बस, c1 कोस थीटा माइनस c2। ठीक है, तो ये उस तरीके से होगा, स्टूडेंट खुद कर सकते हैं इसको, कोई टिपिकल ये टॉप मतलब स्टेप नहीं है। ए को पुट कर देना आर कोस थीटा, बी को पुट कर देना आर साइन थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे आर और थीटा और डिवाइड करने पे थीटा वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट करने के बाद ये कुछ फॉर्म इस टाइप की बनेगी जो फार्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो वैल्यू हो जाएगी कोस ए माइनस बी टाइप। ठीक है, तो उस टाइप से इसको लिखा गया। ठीक है, तो इसके अंदर x हम जानते हैं वो क्या था, u माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सो u माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर विच इज़ इक्वल टू c1 कोस थीटा माइनस c2। ठीक है, जिसमें u हमारे पास क्या था 1/r माइनस म्यू अपॉन एच स्केयर c1 कोस थीटा माइनस c2। ठीक है, फर्दर सोल्व करें तो एक काम करें, इसको पूरी इक्वेशन को मैं म्यू बाई एच स्केयर से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ म्यू बाई एच स्केयर से डिवाइड करने पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, ऐसी दिखेगी कुछ, एच स्केयर अपॉन म्यू डिवाइड बाई आर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू c1 एच स्केयर अपॉन म्यू कोस थीटा माइनस c2। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कि एच स्क्वेयर अपॉन म्यू डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1 प्लस c1
एच स्क्वायर अपॉन म्यू कोस थीटा माइनस C2। ठीक है, ये इक्वेशन को अगले पेज पे एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करवाऊँगा। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये आई है, दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन जो आई हमारे पास, इक्वेशन ये आई थी हमारे पास, एच स्क्वायर अपॉन म्यू डिवाइड बाय आर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस C1 एच स्क्वायर अपॉन म्यू कोस थीटा माइनस C2। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। ये इक्वेशन कुछ ऐसी है जैसे हम पोलर फॉर्म लिखते थे कोनिक की, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखते थे, वो कुछ इस टाइप की होती थी। एल अपॉन आर सिंस वो किस टाइप की होती थी, एल अपॉन आर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। अगर कंपेयर करो ना तो एल की वैल्यू आपको पता है क्या मिलेगी, एल की वैल्यू मिलेगी एच स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, असेंट्रिसिटी कंपेयर करने पे ये मिलेगी C1 एच स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये एल क्या था, एल था इसमें सेमी लेटस रेक्टम, तो सेमी लेटस रेक्टम हो गया एच स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, असेंट्रिसिटी क्या होगी, C1 एच स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इस टाइप की इक्वेशन किस टाइप कौन सी पढ़ते थे, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं कि कोनिक के अंदर एलिप्स ही एक क्लोज्ड कोनिक होता है, तो इसीलिए जो भी प्लैनेट अपना पाथ डिस्क्राइब करेगा सन के अराउंड वो एलिप्टिक होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो इक्वेशन है कौन सी होगी, एलिप्टिक इक्वेशन को शो करेगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि केपलर फर्स्ट लॉ जो है इससे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर बात एलिप्स की आ चुकी है तो एलिप्स के अकॉर्डिंग हम ये बात कहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल टू ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। हम ये बात जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होता था एलिप्स में, एरियल वेलोसिटी कहलाती थी। ठीक है, और एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट विच इज़ h/2 रहती थी। ठीक है, कांस्टेंट रहने का मीनिंग ये होता था कि वो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कवर करेंगे। ठीक है, और यही हमारा सेकंड लॉ था, तो इसी वजह से जो सेकंड लॉ है वो भी इसमें वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लॉ भी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, केपलर सेकंड लॉ भी वेरीफाई कर चुका हूँ। अब बात ये रहेगी केपलर थर्ड लॉ वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, तो केपलर थर्ड लॉ हम वेरीफाई करने के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, केपलर थर्ड लॉ ये होता था कि जो टाइम पीरियड है किसका, प्लेनेट की रेवोल्यूशन का। ठीक है, टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है, क्यूब ऑफ दी होता था। ठीक है, तो हम उसे प्रूव करेंगे। तो टाइम पीरियड की बात चल रही है तो हम टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। अगर ये लेट कर लिया जाए कि इसमें ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस है। देखो मैं एक आइडिया देता हूँ एलिप्स बना के हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखना, अगर ये लेट कर लिया जाए कि ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, इतना तो पता लग चुका है, जितनी हमने बात पढ़ ली उससे एक बात तो पता लग चुकी है कि जो प्लेनेट है वो एलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस अगर ए है तो मेजर एक्सिस 2a है। ठीक है, ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता था, टाइम पीरियड कैपिटल T होता था एरिया ऑफ द एलिप्स डिवाइड बाय रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया।
ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट होता है विच इज़ h/2, और एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है पाई ए बी, तो डिवाइड बाय h/2, ठीक है। तो h/2 ये हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2 पाई ए बी अपॉन में कैपिटल H, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल T आ चुका है। और इसमें हम छोटी छोटी बातें और भी सीख चुके हैं। इसमें h स्क्वायर ऑल्सो हमें पता है h स्क्वायर अपॉन L इक्वल टू लैम्बडा होता था, या म्यू कह लो, कांस्टेंट स्टार्टिंग से म्यू चल रहा है तो म्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 9th चैप्टर के एलिप्स वाले टॉपिक के अंदर ये बातें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है ना। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखें तो वो ये बातें समझ जाएंगे, उन्हें ध्यान आ जाएंगी, ठीक है। भूल गए हो तो पिछली वीडियो को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, या अपनी बुक में गो थ्रू कर लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा ये सारा। तो h क्या होता था म्यू एल, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करें तो वैल्यू क्या आई 2 पाई ए बी अपॉन रूट म्यू एल, और l क्या था सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वैसे तो लेटस रेक्टम की वैल्यू होती थी 2b² अपॉन ए, जब बात सेमी लेटस रेक्टम की है तो हाफ हो जाएगा विच इज़ b² अपॉन ए, ठीक है। तो b इसमें हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी 2 पाई, एक ही पावर, ये रूट है 1/2, ये ऊपर आ जाएगा, तो एक ही पावर हो जाएगी टोटल 3/2 डिवाइड बाय रूट में, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास बन गए। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्केयरिंग बोथ साइड करके, टी की वैल्यू ये आई है ना, ठीक है। तो स्केयरिंग बोथ साइड करें तो टी स्केयर किसके इक्वल हो गया 4 पाई स्केयर ए क्यूब डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। इसको एक काम और करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास पता है क्या रहेगी टी स्केयर विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्केयर अपॉन 2 म्यू 2a का होल क्यूब, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो टी स्केयर प्रोपोर्शनल हो गया 2a क्यूब के। जैसा कि स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया था कि एलिप्स की जो a है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, ठीक है। तो 2a क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस की लेंथ। तो यही मैंने प्रूव किया यहाँ कि जो टी स्केयर है वो प्रोपोर्शनल टू दी 2a क्यूब हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये केपलर थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से केपलर्स लॉ को होल्ड करवाया है, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ जो प्लैनेटरी मोशन के हैं 3 लॉज को मैंने होल्ड करवाया। अब क्या करेंगे कि हम इसका रिवर्स करते हैं, क्या कि केपलर्स लॉ होल्ड कर रहे हैं ऐसा गिवन लेकर चलते हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए, या ये कह लो कि इसका कन्वर्सली हमें प्रूव करना है, कन्वर्सली चेक करते हैं। कन्वर्सली में तीनों लॉ होल्ड कर रहे हैं ऐसा हम गिवन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ की बात करें तो मैंने केपलर सेकंड लॉ के अंदर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस तरीके से मैंने बात की थी। तो वो कंसेप्ट एरियल वेलोसिटी से ही जाके जुड़ता था, जहाँ मैंने ये बताया था कि एरियल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, विच इज़ h/2, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि h/2 क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है, और कांस्टेंट कितनी थी विच इज़ h/2 थी। तो h/2 इसके अंदर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1/2 अलग रखते हुए h की वैल्यू हम ये जानते हैं वो होती थी r² dθ/dt। ये आपने 9th चैप्टर में ये सारी बातों को पढ़ा है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव बोथ साइड कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, 2 को उधर ले जाते हैं सबसे पहले, तो r² dθ/dt, 2 भी एक कांस्टेंट है,
तो ये कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव कर दिया जाए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का बोथ साइड, तो वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी मिलती हुई नज़र आएगी कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है हमें, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का इधर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उधर की साइड करेंगे तो वैल्यू तो रिमेंस जीरो रहेगी राइट साइड में, तो ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब जो ये रिज़ल्ट निकल के सामने आया, ये एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन के हमने दो कंपोनेंट की बात की थी, आपको ध्यान होगा 9th चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक में, जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म को प्रूव करना था, उसके अंदर मैंने दो इक्वेशंस यूज़ की थी, ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन तो क्या थी, रेडियल एक्सेलरेशन जो थी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन थी, अलोंग द रेडियस वेक्टर थी, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट बचता है, वो कौन सा है, रेडियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का ही कंपोनेंट बचेगा जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन होगा, ठीक है। और सो विच इम्प्लाइज, हम इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रल है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। कोई और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर और सोल्व करें तो केपलर फर्स्ट लॉ हमें ये बताता था कि जो पाथ है किसी भी प्लैनेट का वो एलिप्टिक होता है अबाउट द सन, और एलिप्स की जो हम इक्वेशन यूज़ करते थे वो ये होती थी, कौन सी फॉर्म थी वो, द पोलर फॉर्म ऑफ एलिप्स, अभी हमने यूज़ की थी, वो ये थी L/r इक्वल टू 1 + e cos थीटा, वेयर e क्या था, लेस देन 1 था, ठीक है। 1/r क्या होता था, u, तो u l किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + e cos थीटा के, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + e cos थीटा डिवाइड बाई l, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करना चाहें, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये पढ़ते हैं d²u/ d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f/h²u², तो u हमारे पास है, d²u/ d थीटा स्क्वायर चाहिए, उसको हम फाइंड करके सेंट्रल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन में हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो du/d थीटा क्या हो जाएगा, 1/l माइनस e cos थीटा, सॉरी cos का हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद d²u/ एक सेकेंड, हाँ जी, d²u/ d थीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/l माइनस e cos थीटा के, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करें इक्वेशन में, सो हमें पता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट वो क्या थी हमारे पास, f/h² u² विच इज़ इक्वल टू u + d²u/ d थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू पुट कर देते हैं, d²u/ d थीटा स्क्वायर की वैल्यू को भी हम पुट कर देते हैं, तो f/h² u² किसके इक्वल हो जाएगा, u की वैल्यू हमारे पास अभी हमने लिखी थी, वो ये थी
1/L 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस E/L कोस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी फिर सोल्व करने के बाद? हम ये जान रहे हैं इसके अंदर सोल्व करने पर कि E/L कोस थीटा इसमें कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 1/L। ठीक है, तो F किसकी इक्वल हो जाएगा? h²/L 1/u²। ठीक है, h²/L विच इज़ वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, 1/u²। u² ऊपर जाना था तो u² ऊपर चला जाएगा, इसको r लिख लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि u 1/r होता है ना, तो इस टाइप से। ठीक है, इसको हम इक्वेशन दे के छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ में बताया गया था। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ में सोल्व भी किया था आपने। टाइम पीरियड वैसे क्या लिखा था? टाइम पीरियड ये लिखा था πAB/h/2। ध्यान होगा, तो वैल्यू क्या थी? 2πAB/h था। ठीक है, ऑल्सो केपलर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात पढ़ चुके हैं कि t² प्रोपोर्शनल टू 2a³ था। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? t² इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, c1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इनटू में 8a³। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t²/a³ विच इज़ इक्वल टू 8c1। 8c1 को हम एक कॉमन कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, कुछ भी। ठीक है, या k लिख लो, k वेरिएबल यूज़ ना किया हो, ध्यान रख लेना, कैपिटल K लिख लिया। ठीक है, तो अब t² की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको पुट करके यूज़ कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी? t² की वैल्यू क्या थी हमारे पास? t की वैल्यू क्या थी? 2πAB/h, ये थी वैल्यू। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या था जो पिछले पेज पे लिखा मैंने? वो ये था t²/a³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, सम कॉन्स्टेंट k। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है? 2πAB/h, यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, लिखते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी, स्केयरिंग करेंगे तो 4π² a²b²/h², a³ पड़ेगा यहाँ। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू k। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? a³ कैंसल, इसकी a रह जाएगा, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास टोटल मिला के 4π²/h²। ठीक है, 4π²/h² b²/a विच इज़ इक्वल टू k। b²/a होता था सेमी लेटस रेक्टम, तो 4π²/h² L इक्वल टू k। या फिर इसको हम ऐसा लिख लेते हैं L/h² इक्वल टू k/4π²। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h²/L विच इज़ इक्वल टू 4π²/k। इसको हम एक कांस्टेंट कह लेते हैं, म्यू मान लिया, सपोज करते हैं। ठीक है, तो h²/L की वैल्यू क्या आ गई? म्यू। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसको यूज़ करें तो इक्वेशन 1 मैंने बताई थी, वो ये थी F इज़ इक्वल टू h²/L 1/r² टाइप की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? म्यू। तो F इक्वल टू म्यू इंटू में 1/r²। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमारे पास आया। इसको एक काम करें, या तो m से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m यहाँ ध्यान रखना सेंट्रल एक्सेलरेशन है, तो मास से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गई फोर्स। तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू दी मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस बन गया। तो
ये हम कह सकते हैं, इससे जो प्रूव हुआ ये क्या हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड कर गया। किसकी हेल्प से मैंने होल्ड करवाया इसको, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने इसका अब रेसिप्रोकल भी प्रूव किया है। तो ये टॉपिक था। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वलेंस टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वलेंस टू द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने 10.3 की है। ठीक है, इसके बाद जो 10.4 टॉपिक आ रहा है वो आप जब अपनी बुक में देखेंगे ना, तो आपको वो टॉपिक कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे 9.2 के जो लास्ट वाले मैंने कुछ एग्जांपल जब बताए थे उसके मिलता जुलता बिल्कुल से। जिसमें ध्यान होगा मैंने एक वीडियो ऐसी डाली थी जिसमें 3 केस बताए थे मैंने, एलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक पाथ के मैंने 2 एग्जांपल करवाए थे स्पेशल। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वो ही टॉपिक हैं। ठीक है, तो मैं यही आप सभी से कहूँगा कि 10.4 को खुद करके देखें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो पिछली वीडियो के जो भी पिछली वीडियो एग्जांपल वाली थी, पिछली से पिछली थी 9th चैप्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो एग्जांपल समझ आ गए हैं तो 10.4 टॉपिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आगे एग्जांपल फर्स्ट में करवा चुका था, एग्जांपल सेकंड में करवा रहा हूँ। इसके बाद एग्जांपल सेकंड समझेंगे। ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स हमें दी गई है, ठीक है, टूवर्ड्स द फोकस। एफ जो है वो दिया गया म्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस अपा आर लेट कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ it was projected with velocity capital V from the distance r from the center, show that its periodic time is this। periodic time हमें प्रूव करना है, वेलोसिटी कैपिटल V गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस r गिवन है। ठीक है, देखो वेलोसिटी नोन है, मतलब वेलोसिटी V है और पाथ नोन है हमें। जब पाथ नोन है मतलब पाथ कौन सा, एलिप्टिक है, तो वेलोसिटी मैंने उस टॉपिक के अंदर 9th चैप्टर के अंदर ये प्रूव करवाई थी। ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। जो वेलोसिटी थी, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस r, फ्रॉम द center of force is given by, क्या थी वो, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन r माइनस 1/a। वैल्यू थोड़ी सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व करें, म्यू को इधर ले आते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आई, वी स्क्वायर अपॉन म्यू किसके इक्वल हो गया, 2 अपॉन आर माइनस 1/a। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/a किसके इक्वल हो गया, 2 अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन म्यू रेज टू द पावर -1। ठीक है, ए की वैल्यू क्यों निकाली हमने, क्योंकि टाइम पीरियड हम जानते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता था, 2 पाई ए रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, तो 2 पाई अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये वैसे पेन चल गया, अंडर रूट म्यू ए रेज टू द पावर 3/2, ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो क्या है 2/r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू रेज टू द पावर -3/2। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना था, ये प्रूव हो चुका है, सेकंड एग्जांपल था ये। ठीक है, एग्जांपल सेकंड। अब एग्जांपल
थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड इम्पोर्टेंट है। इफ़ ए प्लैनेट was suddenly stopped in its orbit when at a distance a from the sun, show that it would fall in the sun in the time this which is root 2 by 8 times of the times the period of the planet's revolution। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई प्लैनेट अचानक से रुक जाए किसी भी डिस्टेंस ए पर, डिस्टेंस ए फ्रॉम दी सन दिया गया, ठीक है, तो वो सन में गिर जाएगा, सन के अंदर गिर जाएगा। सन में गिरने पर उसके अंदर जो टाइम लगेगा वो हमें प्रूव करना है कि कितना होगा, और वो जो टाइम होगा रूट 2 बाई कैपिटल 8 टाइम पीरियड का होगा, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड का रूट 2 बाई 8 टाइम्स होगा, कि मतलब उस प्लैनेट को सन के अंदर जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड का रूट 2 बाई 8 टाइम्स होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्टेंस हमें ए दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और हम ये बात जानते हैं कि जो ऑर्बिटल जिस ऑर्बिट में मूव करेगा वो क्या रहेगा, एलिप्टिक ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। अगर वो एलिप्टिक ऑर्बिट है और वेलोसिटी सडनली, मतलब प्लैनेट सडनली रुक रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 भी गिवन है, ठीक है। और पार्टिकल टूवर्ड्स द सन जा रहा है, ठीक है, तो अंडर द एक्सेलरेशन हम क्या यूज़ करेंगे, म्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो पहले भी हम यूज़ करते आए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल थर्ड में जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और एक्सेलरेशन है जो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हम लेकर चलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन हम ये जानते हैं वो क्या होते हैं, वी डी वी बाई डी आर, ये भी हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन का ये एक पार्ट होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो देखो सिंपल सी बात है, प्लैनेट रुक गया तो सन पे फॉल होना शुरू हो गया, सन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसने ये बात बोली है। तो इसका मतलब सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। आर डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करें, वी डी वी किसके इक्वल हो गया, माइनस म्यू आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग वैल्यू क्या आई, वी स्क्वायर अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन आर प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनिशियली हम ये जानते हैं जब R डिस्टेंस ए गिवन है तो वेलोसिटी उस टाइम क्या थी, 0 थी, ठीक है। वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, R की वैल्यू ए म्यू अपॉन ए प्लस C1, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, रिज़ल्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा, या इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो वैल्यू कुछ ऐसी थी, ये वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 म्यू अपॉन आर प्लस C1, ठीक है। C मान लेते हैं, 2 C1 हो उसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 म्यू अपॉन में ए, ठीक है। तो यहाँ C की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 म्यू अपॉन में ए, ठीक है। इस C की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारे पास जो बना वी स्क्वायर का वो कुछ ऐसा बना, क्या कि वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 म्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई ए, ठीक है। या फिर एक काम करें, इसको v की वैल्यू को निकाल लेते हैं और वेरिएबल सेपरेट करूँगा फिर मैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, v उधर वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू, एलसीएम लें इसका तो क्या वैल्यू हो जाएगी,
ए माइनस आर डिवाइड बाय ए आर। ठीक है, जैसा कि जानते हैं हम आर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो नेगेटिव साइन लेकर चलूँगा, पॉजिटिव साइन नहीं लेकर चल रहा। ठीक है, तो v को भी हम जानते हैं, v वेलोसिटी थी, वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विच इज़ dr बाई dt, टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज r इज़ डिक्रीजिंग, सो रूट टू म्यू अंडर रूट a माइनस आर अपॉन ए आर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करें तो चेक कर लेते हैं रिज़ल्ट क्या बनता है। वेरिएबल सेपरेट करने पर वैल्यू ये बनेगी, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। ठीक है, रूट आर अपॉन रूट ए माइनस आर डी आर विच इज़ इक्वल टू -2 म्यू अपॉन ए डी टी, इधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिटवीन द लिमिट मैं जो लेकर चल रहा हूँ 0 टू दैट टाइम जो भी दिया गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक बात, पहले इसके अंदर जो हम लिमिट लेके चलेंगे वो क्या रहेगी, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज़ रहेगा। तो किसी भी टाइम टी पे अगर वो स्टॉप हो गया प्लेनेट, तो स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस था वो a था। ठीक है, उसके बाद प्लेनेट सन की तरफ जाने लगा तो वो फॉल करेगा, तो उस टाइम पे लास्ट जो डिस्टेंस होगा उसका 0 हो जाएगा। तो जो लिमिट है a टू 0 होगी, 0 टू a नहीं होगी, a टू 0 बनेगी। समझ आई कैसे? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू है a टू 0 r अपॉन a माइनस आर रेज टू द पावर 1/2 dr विच इज़ इक्वल टू -2 म्यू अपॉन a 0 टू t dt। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इसको सोल्व करने के लिए एक काम करें, इसको पुट करते हैं, r को हम पुट कर देते हैं a cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिमिट में पहले dr की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर लिमिट में भी चेंज करेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2a cos थीटा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट चेंज करें तो a पुट करें अगर यहाँ, तो a से a कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से a कैंसिल हो गया, थीटा हो जाएगा 0, और 0 पुट करें तो थीटा हो जाएगा π/2। ठीक है, तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास 0 टू π/2। ठीक है, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a माइनस r की वैल्यू यहाँ फिर से a cos स्क्वायर थीटा रेज टू दी पावर है हमारे पास 1/2। ठीक है, dr की वैल्यू क्या है, माइनस बाहर लगा देते हैं, 2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करें इसको तो ये बन जाएगा इनटू में t हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी a कॉमन लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी, 0 टू π/2 0 टू π/2 कोस स्क्वायर, a तो कैंसिल हो ही चुका है, कोस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 1/2, क्या रह गया कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, वैल्यू रहेगी साइन थीटा, इनटू में 2a कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा विच इज़ इक्वल टू √2 म्यू अपॉन a इंटू में t। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करके साइन थीटा हो गया कैंसिल, 2a हो गया बाहर, 0 टू π/2 कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको हम रखते हैं एज इट इज़। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 से 2 हो गया कैंसिल, वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू π/2,
और ये वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, हाँ जी, π/2 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, π/2। यहाँ π/2 पुट करेंगे तो साइन पाई विच इज़ 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो टोटल मिला के हमारे पास क्या रह गया, यहाँ π/2 रह गया, बाकी सारा कुछ 0, तो a π/2 रह गया यहाँ। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, वैल्यू आ गई a π/2 विच इज़ इक्वल टू √2μ/a इंटू में t। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो क्या आई, इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं, a π/2 a/2μ। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए, क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने में कोई गलती ना हो। तो वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी, πa⁴ डिवाइड बाय √8 हो जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे और म्यू साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैपिटल T होता है, ये टाइम पीरियड अलग आया। ये टाइम पीरियड वो आया जितने टाइम में वो प्लेनेट सन पे फॉल हो जाएगा, सन पे गिर जाएगा जाके। ठीक है, तो लेकिन टाइम पीरियड का कितने टाइम से वो हम निकाल लेते हैं, उसका हम कैपिटल T उसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास होता था 2π/√μ a⁴, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें तो T/T किसके इक्वल हो गया, इसको हम कैसे लिखें, πa⁴/2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2√μ, और कैपिटल T के लिए ये वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल, डिवाइड बाय 2πa⁴/2। ये वैल्यू होगी इससे कैंसिल। ठीक है, √μ भी इससे हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बचा कुचा जो बचा हमारे पास, जो लास्ट में बचा हमारे पास वो कुछ ऐसा था, पाई से पाई भी हो गया कैंसिल। ठीक है, वैल्यू कुछ ऐसी ही रही, वैल्यू जो बची हमारे पास वो कुछ ऐसी थी, 1/4√2। ठीक है, यहाँ इसको एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये बची T/T किसके इक्वल हो गया, √2/8। तो ये जो टाइम उसे लगा वो कितना था, वो था √2/8 टाइम्स था ये, बस यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल और बच गया। ठीक है, तो एक काम करना, जो एक एग्ज़ाम्पल रह गया स्टूडेंट खुद करें, और बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो होते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ देख लेना, पेपर में आए हुए कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरी वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।